मध्य प्रदेश में बारिश ने लोगों को जरूर राहत दे दी होगी, लेकिन दिग्गजों के दौरों से मध्य प्रदेश गरमाने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाईकमान फिर एक बार हुंकार भरने आ रहा है, जो यकीनन प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा देगा। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिले के दौरे पर आएंगे और बीना रिफाइनरी में होने जा रहे 50,000 करोड़ के निवेश का भूमि पूजन करेंगे। 6 महीने में पीएम मोदी का ये 6वां दौरा होगा और ठीक 1 महीने में सागर का दूसरा दौरा। इसके बाद 18 सितंबर को पीएम मोदी ओमकारेश्वर में बन रही 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। तो 25 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। 12 दिनों में पीएम मोदी के बैक टू बैक दौरों को लेकर एमपी बीजेपी भी मुस्तैदी से तैयारी में जुटी है। पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो उसका भूमि पूजन करने पधार रहे हैं। लेकिन केवल पेट्रोकेमिकल उत्पाद नहीं, उसके साथ साथ चाहे वो टेक्सटाइल पार्क हो या निवेश की अलग अलग योजना, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कामों का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। 3 लाख लोगों को रोजगार जिनमें मिलेगा। तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आते हैं तो सौगात दे के जाते हैं। पीएम मोदी के लगातार दौरे बताते हैं कि बीजेपी इस चुनाव में कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, तो वहीं 15 महीने में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस भी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे इसी महीने के आखिर में कराए जा सकते हैं। राहुल गांधी विंध्य में ताल ठोकेंगे तो प्रियंका गांधी निमाड़ में चुनावी सरगर्मी तेज करती नजर आएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी उज्जैन में सभा को संबोधित करेंगे। तीनों दिग्गजों के आने की तारीखों का ऐलान भी जल्द होगा। लेकिन कैदी नेतृत्व तो ये वहाँ कर्नाटक में भी उतरा था, लेकिन जब जनता सच्चाई से रूबरू हो जाती है तो इनका कोई भी अब गठजोड़ चलने वाला नहीं है। सरकार अब इनकी जाने वाली है और चला चली की बेला है। देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी लगातार प्रदेश पे चुनाव और जो हमारी राजनीतिक लगातार जो बैठक हो रही है उसमें इनके कार्यक्रम तय हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं के नेतृत्व में जो हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, उस पर इनके दौरे तय किए गए। बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से चार्ज नजर आ रही है। कई गारंटियां दे चुके केजरीवाल विंध्य के रीवा में एक और रेवड़ी का ऐलान करेंगे। जाहिर है कि दिग्गजों के दौरे से चुनावी सरगर्मी तो बढ़ेगी ही, तो साथ ही सौगातों की मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या पीएम मोदी के बैक टू बैक दौरों के पीछे कोई हिडन एजेंडा है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में कोई चांस नहीं लेना चाहती? सवाल नंबर 3, क्या प्रदेश की जनता पर सौगातों की बारिश होने वाली है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मोर्चे पर दिल्ली। ये स्ट्रैटेजी दमदार इसलिए लगती है कि जब दिल्ली से भी एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ खड़ा हो जाता है, जो एक ऐसा लीडर भी है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, G20 समिट चल रहा है, दुनिया भर के अलंबरदार राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में हैं, जिसमें बाइडेन साहब भी शामिल हैं। और जब पूर्व प्रधानमंत्री और यूपीए के समय प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी तारीफ करें कि देश की विदेश नीति सराहनीय है, और बहुत प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, तो जाहिर तौर पर ऐसे नेता का सपोर्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मिलना निश्चित तौर पर इम्पॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का अनुभव है, डबल इंजन का नारा है, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां एक इम्पैक्ट पैदा करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी या अटल जी के लिए कहा जाता रहा है, या लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी के लिए कहा जाता रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रैटेजी बेहतर है निश्चित तौर पर। और इसी तरह कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की है। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो करीब करीब 3 दर्जन सभाएं मध्य प्रदेश में चुनाव के समय लेंगी, क्योंकि
इसके पहले हिमाचल और कर्नाटक में उनकी सभाओं का जो प्रभाव था उसको कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देख रही है। तो अब चुनाव की एक शैली ये भी है कि रीजनल लीडरशिप के साथ अपनी ही पार्टी के किसी ताकतवर नेता की छवि को मिक्स करके अगर आप एक चुनावी कैंपेन तैयार करते हैं तो वो बड़ा फ्रूटफुल होता है, बड़ा उपयोगी होता है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं ही चुनाव में जावली की टीम का भी वो हिस्सा रहे 2003 में। जितेंद्र मिश्र जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शालीन, और अच्छा लगता है उनके साथ स्वर मिलाते हुए। ये एंकर्स जो हैं साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। संदीप पौराणिक जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी शालीनता की प्रतिमूर्ति हैं। पहले संदीप जी आप ही की एक रिएक्शन लेकर फिर हम पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ आते हैं। अच्छी रणनीति है और कांग्रेस भी इसको लेकर प्रियंका गांधी के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री डबल इंजन शिवराज जी के साथ रीजनल लीडरशिप, ताकतवर लीडरशिप मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री का आना, दोनों का मिक्स होना, कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं इसका विधानसभा क्षेत्रों पर भी, और एक मनोविज्ञान जो मतदाता का रहता है, खासतौर से उस मतदाता का जो चुनाव को आगे बढ़ते हुए अभी देख रहा है। जी देखिए शरद जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी जो टीम है वो मध्य प्रदेश की टीम है, दोनों राजनीतिक दलों की। ये ऐसे कोच हैं दोनों राजनीतिक दलों के जो मैदान में भी उतरे नजर आ रहे हैं हमें। अभी तक हमने जो भी मैच देखे हैं उसमें कोच बाहर से गाइड करता है, लेकिन ये चुनावी ऐसा मैच है कि जिसमें दिग्गज नेता मैदान में उतरे नजर आएंगे। बीजेपी के साथ प्लस है थोड़ा सा, एक तो आपकी प्रदेश में सरकार है, दूसरा आपकी केंद्र में सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का नेता, मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं है, लेकिन वर्तमान की स्थितियां जो हैं उसमें सबसे पॉपुलर, जनता के बीच लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी छवि। और स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसा नेता आपके बीच आएगा, प्रदेश के चुनाव में प्रचार करेगा, अपनी योजनाओं की बात करेगा, तो उसका लाभ होगा। उसी रणनीति के अनुसार मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी एक बेहतर रणनीति बनाई है, और वो केंद्रीय टीम को, जो उनके बेहतर प्लेयर हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, वो उन्हें भी मैदान में उतार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अभी पहली नजर में चुनाव नजर आ रहा है वो राज्य की टीम से ऊपर है केंद्र की टीम, जो ज्यादा सक्रिय दिख रही है और ज्यादा रणनीति बनाने में उसका दखल बढ़ गया है। तो आने वाले समय में इन कोचों का या इन महारथियों का खेल और तेज दिखेगा, और कोशिश स्वाभाविक है, दोनों राजनीतिक दल ये कोशिश करेंगे उसका लाभ लिया जाए। चुनौती दोनों दलों के लिए रहने वाली है, ऐसा लगता है अभी। बिल्कुल, आपने कोच की जो बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक समय जो श्रीलंका या बांग्लादेश की टीम के साथ कुछ कोचेस जुड़े थे, वॉटमोर थे एक तो ऑस्ट्रेलियन, और इन दोनों ही टीमों को एक लड़ाकू और जुझारू टीम में बदलने में उनके कोच ने इम्पॉर्टेंट, तो कोच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ तो कोच भी मैदान में उतर रहे हैं टीम के साथ, तो ये इम्पैक्ट और मजबूत हो सकता है। बहरहाल जितेंद्र जी, आपके यहाँ भी सीन बड़ा मुख्तलिफ नहीं है, आपके यहाँ भी लगातार अपने टॉप लीडरशिप के लोगों को मोर्चे पर उतारा जा रहा है। प्रियंका जी के वो मध्य प्रदेश में करीब करीब 35-40 के आसपास सभाएं करने की बातें फिजाओं में तैर रही हैं। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं अपनी भी तैयारी को, क्योंकि बीजेपी में तो घोषित तौर पर सभाएं हैं और इनके केंद्र में प्रधानमंत्री भी हैं, अमित शाह जी भी हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। जी शरद जी, निश्चित तौर पर चुनाव आता है तो सारे दल इस तरह का प्रयास करते हैं जिसमें केंद्रीय टीम और प्रदेश की टीम मिलकर के काम करती है। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, और हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब आपके सामने चुनाव आता है, जब आपके प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की याद आती है, जब गृह मंत्री लगातार दर्जनों दौरे कर रहे हैं, इसके पीछे की अगर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार के चेहरे जो हुआ करते थे वो आगे आने में डर रहे हैं। उनको आगे लाने में भारतीय जनता पार्टी झिझक रही है, ये चाहे एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या वादा खिलाफी कह लीजिए। क्योंकि आज आप देखिए जिस तरीके से घोषणाओं की झड़ी लग रही है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता इस चीज़ को तो समझती है कि इस तरह की घोषणाएं होने लगती है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई नज़र आती है। आप ये बताइए
कि आज आपने जिले बनाने की बात की, पांडुर्णा को जिला बनाने की बात की। 2018 का भी आप स्पीच सुन लीजिए, मुख्यमंत्री पांडुर्णा को जिला बना रहे थे। 2018 में भी पांडुर्णा को जिला बनाने की बात हो रही थी। 2022 में भी आपने कहा था कि महाकाल जो हनुमान जी का लोक बना देंगे, 16 करोड़ रुपए की आपने घोषणा की थी। आज जब मुख्यमंत्री भाषण देते हैं और स्मार्ट सिटी को याद करती है जनता कि हर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे, आज एक भी स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ रही है। आज ये देखेंगे आप कि किसी भी तरह की बात हो, कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री ने लगातार दौरे किए, चलिए हिमाचल में भी लगातार दौरे किए, परिणाम आपके सामने है। एक बड़ी खबर दे दूं कि वही कहना था कि प्रधानमंत्री लगातार दौरे किए। हिमाचल में आपने देखा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो तो कहते थे मेरा गृह प्रदेश है। लेकिन बात यह होती है कि किसी भी सरकार का सफलता का पैमाना, शरद जी, शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाता है। वहां पर आपकी सरकार कोई परिणाम नहीं दे पाई, तो चाहे गृह मंत्री अध्यक्ष का गृह प्रदेश हो, परिणाम आपके सामने आ गया। कर्नाटक में भी यही हुआ। लेकिन जितेंद्र जी, जीतने के लिए ही तो चुनाव में व्यक्ति उतरता है, तो बीजेपी अब सारे रास्ते तलाशेगी, आप भी तलाशेंगे निश्चित, आप भी घोषणाओं में कहां पीछे? शरद जी निश्चित तौर पर तलाशेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो दौरे हो रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल के लिए हो रहे हैं। कर्नाटक में 50-40% कमीशन का जो ठप्पा सरकार पर लगा था, उसको धोने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगातार रणनीति बनाते रहे। लेकिन परिणाम जो आया वो आपके सामने है, क्योंकि 40% कमीशन का दाग नहीं धो पाए। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, आज कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जो लाडली बहना की बात करते हैं, माताओं बहनों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो रैप हो रहे हैं, जो संगीन अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर के सरकार की क्या स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही। लगातार चाहे पीएफआई की बात कीजिए, चाहे सिमी की बात कीजिए, चाहे माफिया की बात कीजिए, सारे के सारे मध्य प्रदेश की धरती पर आपने देखा किस तरीके से जाल बुन चुके हैं। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश की जनता को समझ में आ रही है। मुझे लगता है कोई प्रयास सफल नहीं होगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए ये अंतर है सर, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, 14 तारीख को एक पेट्रोकेमिकल का एक बड़ा हब के रूप में बीना उभरेगा। प्रधानमंत्री जी उसको समर्पित करेंगे लोगों के लिए, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं, उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और शरद जी, आप बहुत अच्छे से उस क्षेत्र को भी जानते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव कार्यक्रम 14 को होने जा रहा है। उसके बाद 18 तारीख को जो ओंकारेश्वर हमारा धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जो आदि शंकराचार्य जी का भी शिक्षा का स्थान है, स्वाभाविक है कि वहाँ पर ये जो प्रतिमा का हम लोगों ने संकल्प लिया था वो सिद्ध होने जा रहा है 18 तारीख को। तो बिल्कुल अद्वैत के सिद्धांत को आगे लेकर चलने में, देखिए हम लोग तो डिलीवरी में यकीन करते हैं, ये एक बार बन जाएगा तो आप भी समझते हैं उस क्षेत्र का विकास किस प्रकार होगा। वहाँ पर यूनिवर्सिटी अद्वैत के शिक्षा दीक्षा के लिए बनने वाली, रिसर्च के लिए बनने वाली है, जो हमारा वैदिक दर्शन है उसका बड़ा संस्थान वहाँ बनने वाला है। तो वो पूरा एक प्लान है जो उस दिन अवतरित होगा। उसके बाद स्वाभाविक है कि आज जब हम और आप बात कर रहे हैं शरद जी, तो हमारे सब नेता मैदान में हैं। हमारी 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का आपने शुभारंभ का क्रम देखा था, कल जन्माष्टमी की वजह से उसमें हमने विराम रखा था, आज से वो सेकेंड फेज में शुरू हो गई है। और उन यात्राओं में जैसे बनारस से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पर रवि किशन जी जो सांसद हैं गोरखपुर के, वो पहुँचे और उन्होंने बड़ी संख्या में जो भोजपुरी समुदाय लगा हुआ रहता है उनके बीच उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर आप यदि आएंगे तो रूपाला जी पहुँचे, जो एक पाटीदार बहुल और बहुत सारा इलाका एक होता है। तो स्वाभाविक है कि उन सब का समर्थन मंदसौर और आसपास, आपको भी ध्यान होगा शरद जी, हमको सारी सीटें मिली थी। तो जब वो हमारे साथ चलते हैं तो हमारे नेता उनके बीच जाते हैं। तो आज जन आशीर्वाद यात्रा में उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत बहुत सक्सेसफुल, मतलब जो हम लोगों के पास फीडबैक्स आ रहे हैं, आपके भी लोग मैदान में हैं, लगातार देख रहे हैं। गडकरी जी खंडवा में थे ही शुभारंभ में। तो इन सब का समारोह 10 लाख लगभग हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता आएंगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जो जयंती होती है, इसके ऊपर हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं शरद जी, आपको ध्यान ही है। तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी मंच से संबोधित करेंगे और सभी इन 5 यात्राओं का समारोह हम कह सकते हैं 25 को
उस मैदान से होगा। और हम कह सकते हैं जो आचार संहिता आने के समय में एक लेग हम लेते हैं चुनाव प्रचार का, उसकी दिशा में कार्यकर्ता उत्साहित होके, और 10 लाख कार्यकर्ता मतलब शरद जी आप समझ सकते हैं ये हम ही कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो मैदान की तरफ आगे बढ़ेंगे जी। रहा सवाल, देखिए साहब हमारे यहाँ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, हम तो पूर्ति कर रहे हैं। 3 किस्तें दी जा चुकी हैं, 1250 की, आज कितनी तारीख है शरद जी? 8 तारीख है आज। परसों महिलाओं को 1250 रुपये उनके खाते में टिंग से आ जाएंगे, ऐसे मोबाइल के ऊपर SMS आ जाएगा उनके, 1,25,00,000 महिलाओं को। तो ये घोषणा थोड़ी ना हुई सर, आपके 15 महीने में आपने 1 रुपया नहीं दिया, आपकी घोषणाएं हैं जिसकी पोषणा नहीं हो रही है। फिर आप आ जाइए जिले, हम तो अभी और बनाएंगे और भी चलिए, प्रस्ताव मैं लंबित लौटता हूँ आप। है। शरद जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो हमारे यहाँ हम लोग नोटिफिकेशन करते हैं, हम डिलीवरी करते हैं, तो हम डिलीवरी में यकीन करते हैं, इसीलिए हम जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं। आपके पूरे वक्तव्य में आप आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, इसलिए आप जनता का आक्रोश झेलने के लिए निकलेंगे। संदीप जी, बीजेपी का इस बार का जो मैनेजमेंट है, जैसा आपने भी कहा कि कोच खुद एक प्रमुख भूमिका जब मैच में निभाए तो चीज़ें एक अलग शेप तो लेती हैं। जैसे मैंने कभी नहीं सुना कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में रवि किशन जी को भोजपुरी बेल्ट में इस्तेमाल करने के बारे में पहले सोचा नहीं गया होगा, मतलब मैंने देखा नहीं उनको। रूपाला जी को गुजराती बहुल पाटीदार क्षेत्र में लाने की योजना, यानी ये यहाँ तो जो सोच है वो चल ही रही है। दिल्ली में बैठ के सोचा जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए कि क्या करना भैया, सिंगरौली वाला उधर का एरिया जो है भोजपुरी बहुल, क्योंकि सिंगरौली आप भी गए, मैं भी गया हूँ, मुझे लगता है भोजपुरी समाज के बीच में ही हमें, ये एक बड़ा अंतर पैदा करने की बात है। कांग्रेस के पास संसाधन सीमित हैं, विपक्ष में हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो इस बार का बीजेपी का कैंपेन है, जिसमें एक कमान केंद्र के भी हाथ में है, ये कितना अंतर पैदा कर सकती है? क्या चुनौती भी बन सकती है? देखिए शरद जी, ये बीजेपी मान के चल रही है कि इस बार का चुनाव चुनौतीपूर्ण है। उसके पास जो फीडबैक है या हम लोगों तक है वो ये बता रहा है कि बहुत करीब का चुनाव है, और कई बार तो ये भी बात सामने आई कि बीजेपी पिछड़ रही है। स्वाभाविक सी बात है, केंद्र में बैठा हुआ नेतृत्व तो कोई चूक नहीं लेगा। 18 का अनुभव आपके पास है कि आपने थोड़ी सी ढिलाई बरती, या हम ये कहें कि आप ये मान के चले कि हमारी जीत मध्य प्रदेश में तय है और आप पिछड़ गए थे। इस बार भाजपा किसी भी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है शरद जी, इसका संकेत यह है। रवि किशन का आना हो सकता है 10,000 वोट हो, 15,000 वोट हो, रूपाला जी का आना गुजरात से लगे हुए इलाके 25-50,000 वोट हो, तो बीजेपी कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहती है जहां वो ये कोशिश कर सकती है कि सफलता या बढ़त पा सकती है, वो सारे प्रयोग कर रही है। और स्वाभाविक सी बात है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसे लग रहा है कि जो राज्य में स्थितियां हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए केंद्र का दखल जरूरी है। संसाधन की बात आपने बिल्कुल ठीक कही, बीजेपी के पास जो संसाधन है वो संसाधन कांग्रेस के पास नहीं है। एक टीम भावना की कमी भी शरद जी कई बार कांग्रेस में नजर आती है कि वो कमी दिखती है, बिखरी हुई टीम दिखती है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में, हम कहें करीब करीब 1 से 1.5 महीने के बाद, जब से अमित शाह जी का दौरा बढ़ा है, बीजेपी के काम करने का तौर तरीका, नेताओं के बयानों पर अंकुश बड़े पैमाने पर लगा है, और मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल के लिए जरूरी भी है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि 2 चीज़ें हुई हैं जो तथाकथित रूप से एक जिस एक्टिव मोड की ज़रूरत थी वो एक्टिव मोड बीजेपी ने हासिल किया है, और जो नेताओं की एक कहीं बॉडी लैंग्वेज में एक आप कह सकते हैं कि नकारात्मक भाव तो नहीं लेकिन सक्रियता की कुछ कमी थी, वो भी दूर हुई है। तो दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि आप बयानबाजी से भी पीछे हटें, निगेटिविटी से भी पीछे हटें और एक्टिव मोड पर भी आएँ। जितेंद्र जी, इसकी ज़रूरत आपको भी है, क्योंकि नज़दीकी मुकाबले में आप कुछ ही सीटों से आगे थे 2018 में। वोट में बीजेपी का क्लेम हमेशा रहा है कि वो आगे थी, तो कुल मिलाकर आपके लिए भी समय न सुस्ताने का है, न ठहरने का है, न रुकने का है। निश्चित तौर पर शरद जी, संसाधनों की कमी है, लेकिन आज जनता का जो विश्वास है, देखिए 2018 में हमने सरकार बनाई थी, सरकार किन परिस्थितियों में गिरी, कैसे गिरी, ये आपको सब मालूम है। इसके बाद जो नगर निगम के चुनाव हुए, हमारे पास एक भी महापौर नहीं होता था, 5 महापौर हमारे पास आए, 2 महापौर निर्दलियों के पास गए और 2 पर हम 200, 300 वोटों से हारे। इसका मतलब कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ आज भी बना हुआ है। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी,
इस पौराणिक जी ने बहुत अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, इसलिए रवि किशन याद आ रहे हैं, इसलिए रूपाल्या जी याद आ रहे हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व आकर के डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। आज समय मुख्यमंत्री को डिलीवरी का था, उन्हें यह बताना था कि कहाँ चूक हुई कि पत्थर और संगमरमर की मूर्ति के बजाय प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी गई जो पहली आंधी में गिर गई, आपने देखा। आज ये उनको बताने का समय था कि कहां चूक हुई कि 529 करोड़ रुपए की मंडीदीप के पास सड़क बन चलिए गई सर, मैं एक पहली मिनट है बारिश मेरे में। पास। कारम डॉक्टर डैम हितेश आपने वाजपेयी। देखा है। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी। मैंने शरद जी कहा मैं पॉजिटिव टॉक करूंगा। इनके मन में आक्रोश है, सत्ता नहीं बनती है, आती है तो चली जाती है। मेरे मन में तो साहब जनाशीर्वादी है। तो अब मैं फिर से उस पर आ जाता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री जी का दिनक्रम, सुबह से सबसे पहले उन्होंने शरद जी बैठक ली, कमिश्नर कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, आपके पास भी पूरी खबर आई है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और सारी सिचुएशंस को देखा। उन्होंने खाद की आपूर्ति इस समय और फसल और जो बारिश से नुकसान हो रहा है उसको रिव्यू करना और जहां पर मुआवजा दिया जा सकता है उसको जल्दी शुरू करना, कि उनको मालूम 10 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाएगी। तो स्वाभाविक है कि पहले उन्होंने 7 बजे इसको एड्रेस किया। और शरद जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 दिन से भूपेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, G20 चल रहा है सर, परसों से आए बैठे हुए, लगातार हमारी बैठ के ले रहे हैं। ये गोली है सर, सुबह की 8:30 बजे से मैं बैठक में बैठा हूँ, ब्रेकफास्ट किया, डायबिटिक आदमी खा नहीं पाया हूँ, अभी भी जेब में तो रखी आपको हुई चूक है। नहीं करना चाहिए, इसको तो बराबर लेना सर चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ आपको, हमारा कार्यकर्ता इस प्रकार लगा चलिए। हुआ है शरद जी। जी, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम सर बहुत खुश चलिए। हैं जन आशीर्वाद से। जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिल रहा है हम बेहद खुश हैं। 5 यात्राएं के माध्यम से हम चल रहे हैं। 25 के बाद हम सेकंड लेब जो रैली अब और आगे नहीं सभाओं बढ़ा का है पाऊंगा। जी। उसमें हम आएंगे जी। और बीच में जाएंगे लोग। दोनों को शुभकामनाएं साहब, डटे रहिए, लगे रहिए, लेकिन ध्यान रखिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये समय अपने को फिट रख के मैदान में उतरने का है। लेकिन आपने उसको भी एक पॉजिटिव नोट पर ये बताने की कोशिश की है कि मसरूफियत और इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि इस मसले को भी, जी शुभकामनाएं दोनों को ही। धन्यवाद हितेश वाजपेयी जी, धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों पर केंद्रित हमारा खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।